बीरबल का 24 घंटे का खेल, जिसमें हार अकबर की तय थी। फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक दिन मौसम बेहद सुहाना था। अकबर पूरे जोश में थे और दरबारियों से कह रहे थे, मुझे अभी तक कोई ऐसा खेल नहीं मिला जिसमें मैं हारूं। सारे दरबारी चुप थे, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, हुजूर, अगर मैं आपको एक ऐसा खेल दूं जिसमें आपकी हार तय हो तो आप मानेंगे? अकबर हंसते हुए, बीरबल, यह असंभव है, लेकिन कोशिश कर लो। बीरबल ने कहा, हुजूर, खेल का नाम है 24 घंटे का खेल। इसके 3 नियम हैं। 1, अगले 24 घंटों तक जो भी काम मैं कहूंगा आपको करना होगा। 2, आप ना नहीं कह सकते। 3, खेल खत्म होने से पहले आप हार मान ले तो भी हार मेरी जीत मानी जाएगी। अकबर ने ताली बजाई। वाह, यह तो आसान है बीरबल। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब क्या होगा। पहले ही आदेश में बीरबल ने कहा, हुजूर, आप दरबार में सभी से आप कैसे हैं पूछकर उनकी बातें सुने। अकबर को लगा ये तो आसान है, लेकिन 50 दरबारी और महल के 200 कर्मचारी जब अपने अपने दुख सुख सुनाने लगे तो अकबर का सिर चकराने लगा। तीसरा घंटा, सुबह 11 बजे, बीरबल ने दूसरा आदेश दिया, हुजूर, अब महल के बगीचे में जाकर माली का काम कीजिए। अकबर को गर्म धूप में पानी की बाल्टियां भर भर कर पौधों में डालना पड़ा। माली हंसते हुए बोला, बादशाह सलामत, आप ये रोज करेंगे तो बगीचा लाजवाब हो जाएगा। अकबर पसीने से तरबतर हो गए। छठा घंटा, दोपहर 2 बजे, अब बारी आई बीरबल के तीसरे आदेश की। हुजूर, आप बाजार में जाकर साधारण कपड़े पहनकर सब्जी खरीदे। अकबर ने कहा, यह क्यों? बीरबल, क्योंकि आम आदमी की तकलीफ समझने के लिए आपको उनके बीच रहना होगा। अकबर जब सब्जी के दाम पूछते, दुकानदार बोलते, ओ साहब, रियायत नहीं देंगे तो चलिए आगे। बादशाह को पहली बार मोल भाव करना पड़ा। बीरबल ने चौथा आदेश दिया, हुजूर, अब महल के बच्चों के साथ खेलिए और उन्हें कहानियां सुनाइए। अकबर बच्चों के सवालों से परेशान हो गए। बादशाह अंकल, आपने कभी ड्रैगन देखा है? अगर आप उड़ सकते तो क्या करते? अकबर ने सोचा, यह खेल जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। 12वां घंटा, रात 9 बजे, अकबर थक चुके थे, लेकिन बीरबल का आदेश था, हुजूर, अब रसोई में जाइए और 50 सैनिकों के लिए खाना पकाइए। अकबर ने जैसे तैसे रोटियां बेली, जो गोल के बजाय नक्शे जैसी बन गई। सैनिक हंसी रोकते रोकते रह गए। 15वां घंटा, रात 12 बजे, अब सब सो चुके थे, लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर, महल के चारों ओर चक्कर लगाकर पहरेदारों का हाल पूछिए। अकबर नींद में लड़खड़ा तेड़ खड़ाते पहरेदारों से मिले। एक ने तो मजाक में कह दिया, हुजूर, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं क्या? 19वां घंटा, सुबह 4 बजे, अकबर की आंखें लाल हो चुकी थी। बीरबल का अगला आदेश, हुजूर, अब गली मोहल्ले के गरीबों में खाना बांटिए। अकबर ने थकान के बावजूद खुद रोटियां और दाल परोसी। गरीबों की आंखों में खुशी देखकर उन्हें सुकून मिला। 23वां घंटा, सुबह 8 बजे, बीरबल ने कहा, हुजूर, अब दरबार में बैठकर हर दरबारी की एक शिकायत सुने और उसका हल बताएं। अकबर के दिमाग में चक्कर आने लगे, लेकिन उन्होंने सबकी समस्याएं सुनी। आखिरी घंटा, सुबह 9 बजे, अकबर थके हुए, नींद से चूर, लेकिन खेल खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपने मेरे सारे आदेश मान लिए, लेकिन खेल का मकसद क्या है जानते हैं? अकबर ने कहा, हां, तुम्हारा मकसद मुझे थकाना था। बीरबल हंसे, नहीं हुजूर, मेरा मकसद था आपको दिखाना कि एक आम इंसान का दिन कितना कठिन होता है। आप एक बादशाह होते हुए थक गए, तो सोचिए जिन्हें यह रोज करना पड़ता है उनकी हालत कैसी होगी। अकबर ने सिर झुकाया। बीरबल, तुम जीत गए और मैं हार गया। मोरल,
सीख। सत्ता और ताकत से ज्यादा कीमती है समझ और संवेदनशीलता। जो दूसरों की कठिनाई महसूस करे वही सच्चा नेता है। जब दरबार में आई बिना पैर की चालाक चुनौती। फतेहपुर सीकरी की एक सुबह दरबार की चौखट पर एक अजीब आदमी खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में चालाकी और होठों पर एक मुस्कान थी। वो अंदर आया और झुककर सलाम किया। जहांपना, मैं आपके लिए एक ऐसी चुनौती लाया हूं जो न पैर चलाती है न हाथ पकड़ती है, लेकिन फिर भी हर किसी को मात दे देती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ऐसी कौन सी चीज है जो चल भी सकती है लेकिन उसके पैर नहीं होते? आदमी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, यह मैं नहीं बताऊंगा हुजूर, लेकिन इसे हर कोई देख सकता है और यह आपकी पूरी सल्तनत को एक दिन में घुमा सकती है। दरबार में खुसर फुसाहट शुरू हो गई। कोई जानवर होगा या कोई जादू? अकबर ने आदेश दिया, आज से 3 दिन में इस पहेली का हल दरबार में पेश करो, वरना यह आदमी कहेगा कि अकबर का दरबार भी हार गया। दरबारी परेशान हो गए। उन्होंने ढेर सारे अंदाजे लगाए। हवा, पानी, परछाई, बादल, लेकिन आदमी हर जवाब पर सिर हिलाकर कहता, गलत। तीसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में आया। हुजूर, सुना है कि हमारे दरबार में बिना पैर की चालाक चुनौती आई है। अकबर ने हंसकर कहा, हां बीरबल, और अगर तुमने इसे हल नहीं किया तो मान लूंगा कि तुम्हारी अक्ल में भी पैर नहीं है। बीरबल ने उस आदमी से सवाल किया, यह बिना पैर की चीज क्या हर कोई देख सकता है? हां। क्या यह चीज हमेशा चलती है? नहीं, लेकिन जब चलती है तो रुकती नहीं। क्या इसे खरीदा जा सकता है? नहीं, लेकिन चुराया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, इसका जवाब है अफवाह, रूमर। दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने समझाया, अफवाह के पैर नहीं होते, लेकिन ये पूरे शहर में दौड़ जाती है। ये चालाक इसलिए है क्योंकि ये सच भी हो सकती है और झूठ भी, लेकिन इसका असर हर किसी पर पड़ता है और इसे कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन लोग इसे फैलाकर चोरी जरूर करते हैं, चोरी सच्चाई की। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को शाबाशी दी, लेकिन वो अजीब आदमी अचानक खड़ा होकर बोला, हुजूर, आपसे यह पहेली पूछने का मकसद सिर्फ खेल नहीं था। मैं आपके राज्य में आया हूं क्योंकि यहां मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला दी गई है कि मैं चोर हूं। असल में मैं व्यापारी हूं। बीरबल ने तुरंत दरबार में जांच करवाई। असल में पड़ोसी व्यापारी ने उसका नाम खराब करने के लिए यह चाल चली थी ताकि लोग उससे सामान न खरीदे। अकबर ने गुस्से में उस व्यापारी को सजा दी और कहा, हमारे राज्य में बिना पैर की चीज का इस्तेमाल किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे काम फैलाने के लिए होगा। बीरबल बोला, हुजूर, क्यों ना हम अच्छी अफवाह फैलाने की परंपरा शुरू करें? जैसे फला गांव में अनाथ बच्चों के लिए मदद चाहिए, या फला किसान की फसल शानदार हुई है। इस तरह लोग अच्छाई की दौड़ में भाग लेंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि नगर में हर सप्ताह अच्छी खबर का दिन मनाया जाएगा, जब लोग सिर्फ अच्छे संदेश फैलाएंगे। कुछ महीनों में ही नगर का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जो भी बाहरी यात्री आता वो कहता, अकबर के नगर में तो अफवाहें भी मीठी होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, बिना पैर की चालाक चीज अगर अच्छे रास्ते पर दौड़े तो वो इंसानियत की सबसे तेज सवारी बन जाती है। मोरल, सीख, बातों में ताकत होती है। ये लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। सोच समझ कर फैलाइए, क्योंकि बिना पैर की बातें सबसे तेज भागती है। महल में रखी 3 कुर्सियां जिनमें बैठने से बदल जाती थी जिंदगी। फतेहपुर सीकरी के महल में एक कमरा था जहां कोई भी दरबारी बिना इजाजत नहीं जा सकता था। उस कमरे के बारे में अफवाह थी कि वहां 3 अद्भुत कुर्सियां रखी है जिन पर बैठने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। किसी ने कहा, पहली कुर्सी पर बैठो तो धन वर्षा होगी, दूसरी कुर्सी पर बैठो तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे,
तीसरी कुर्सी पर बैठो तो बस जिंदगी बदल जाएगी, पर किस तरह कोई नहीं जानता। अकबर को भी ये बातें कानों कान सुनाई पड़ी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, क्या सच में ऐसी कुर्सियां हैं? बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, कुर्सियों का असर बैठने वाले पर नहीं, उसके सोचने के ढंग पर होता है। लेकिन अगर आपको देखना है तो कल सुबह चलिए। अगली सुबह अकबर, बीरबल और कुछ भरोसेमंद दरबारी उस कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोला गया। अंदर सुनहरी रोशनी में 3 कुर्सियां रखी थी। पहली कुर्सी लाल मखमल से ढकी, सोने की नक्काशी। दूसरी कुर्सी नीली रेशम की, मोती जड़ी हुई। तीसरी कुर्सी साधारण लकड़ी की, बिना किसी सजावट के। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये तीसरी तो बाजार में बिकने वाली आम कुर्सी जैसी है। बीरबल ने कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई साधारण रूप में ही मिलती है। अकबर ने आदेश दिया कि सबसे पहले मंत्री गोपाल लाल लाल मखमल वाली कुर्सी पर बैठे। जैसे ही गोपाल लाल बैठे, एक छुपे हुए खजाने का संदूक सामने आ गिरा। उसमें सोना, चांदी और जवाहरात थे। दरबार में हलचल मच गई। अरे, ये तो सच में चमत्कार है। अकबर खुश हुए। देखा बीरबल, अफवाहें सच निकली। बीरबल ने बस हल्की मुस्कान दी। अब फकीर चंद को नीली रेशम वाली कुर्सी पर बैठाया गया। अचानक कमरे में एक शाही बाजा बजने लगा और बाहर से लोग आकर फकीर चंद की जय जयकार करने लगे। वाह वाह! दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति फकीर चंद फूले नहीं समा रहे थे। अकबर ने कहा, वाह, ये तो अद्भुत है। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, सम्मान भी सोने की तरह है, दिखने में चमकदार पर संभालना मुश्किल। अब बारी थी तीसरी, साधारण लकड़ी की कुर्सी की। अकबर ने कहा, इस पर तो कोई बैठना ही नहीं चाहेगा। बीरबल, क्यों ना आप ही बैठकर देख ले? अकबर थोड़े संकोच में, लेकिन मान गए। जैसे ही बैठे, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। दीवार पर उनकी जिंदगी की घटनाएं चलने लगी। बचपन, ताजपोशी, जीत हार, गलतियां, फैसले और फिर भविष्य की झलक, जहां लोग उन्हें याद कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके फैसलों की आलोचना भी कर रहे थे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। कुर्सी से उठने के बाद उन्होंने कहा, बीरबल, ये कुर्सी बाकी दोनों से कहीं ज्यादा भारी थी। ये तो इंसान को उसका सच दिखाती है। बीरबल ने समझाया, पहली कुर्सी लालच की है, जो धन देती है पर साथ में मोह भी बढ़ाती है। दूसरी कुर्सी अहंकार की है, जो सम्मान देती है पर कभी कभी इंसान को अंधा कर देती है। तीसरी कुर्सी आत्मज्ञान की है, जो सच दिखाती है पर हर कोई इसका सामना नहीं कर पाता। अकबर ने सिर हिलाया। तो इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सच देखना सबसे कठिन है। अकबर ने आदेश दिया, ये कुर्सियां अब बंद कमरे में रहेंगी। जो भी इन्हें आजमाना चाहे, उसे पहले लिखित में यह वादा करना होगा कि वो सच का सामना करने के लिए तैयार है। और खासकर तीसरी कुर्सी, इसे कोई दूसरी बार नहीं आजमा सकेगा। मोरल, सीख, धन और सम्मान पाना आसान है, लेकिन खुद का सच देखना सबसे कठिन। जो अपनी गलतियों का सामना कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। अकबर का आखिरी सवाल, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। सुबह सुबह ही बादशाह अकबर ने दरबार का ऐलान करवाया। आज दरबार में एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देने वाले को इनाम नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। दरबारी सोच में पड़ गए। इनाम नहीं तो कौन सी जिम्मेदारी? क्या यह कोई जाल है? जब सभी इकट्ठे हुए, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो मेरे जीवन का आखिरी सवाल भी हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठकर दरबार के बीच आए और बोले, मेरे सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें न सही है न गलत, और फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम सही जवाब दो। सवाल था,
अगर आपके पास ये यकीन हो कि कल से आप बादशाह नहीं रहेंगे, तो आप आज क्या करेंगे? पहले दरबारी ने कहा, हुजूर, मैं आज ही सारे खजाने का आनंद लूंगा, दावतें दूंगा और जो मन चाहे करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आज ही सारे आदेश जारी कर दूंगा ताकि मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाए। तीसरे ने कहा, मैं अपने परिवार को सारी दौलत बांट दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। अकबर ने तीनों जवाब सुनकर सिर हिलाया। ये जवाब दिल को नहीं छूते। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर मुझे पता हो कि कल से मैं बादशाह नहीं रहूंगा, तो मैं आज वही करूंगा जो मैं रोज करता हूं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्यों? बीरबल, क्योंकि अगर आप कल से बादशाह नहीं रहेंगे तो भी लोग आपको आपके आज के कामों से याद करेंगे। अगर आज आपने गलत किया तो कल का आपका नाम भी बदनाम होगा, और अगर आज सही किया तो कल चाहे ताज रहे या न रहे, इज्जत हमेशा रहेगी। अकबर मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर हो गए। बीरबल, यह सवाल मैंने तुम्हें परखने के लिए नहीं पूछा था। दरबारियों में खुसर फुसाहट शुरू हो गई। तो फिर किस लिए? अकबर बोले, यह सवाल मैं खुद से पिछले कई महीनों से पूछ रहा हूं। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो ताज से ज्यादा इज्जत को महत्व देता हो। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, एक दिन आएगा जब मैं इस ताज को छोड़ दूंगा, लेकिन उस दिन से पहले मुझे अपने उत्तराधिकारी को चुनना होगा, और वो सिर्फ वही होगा जो इस सवाल का जवाब दिल से दे सके। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज तुमने जवाब दिया, लेकिन यह मेरा आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि इसका असली जवाब किसी को पूरी जिंदगी में भी नहीं मिलता। बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या मेरा जवाब सही था? अकबर हंसे। सही और गलत यहां मायने नहीं रखते बीरबल। मायने रखता है कि जब आपके पास सब कुछ हो तो आप क्या करते हैं, और जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आप कौन बने रहते हैं। मोरल, सीख, ताकत, दौलत और ताज आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका चरित्र और आज के कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। बीरबल और चोरी हुए आसमान के तारे। एक सुबह अकबर बादशाह अपने महल की बालकनी में खड़े आसमान देख रहे थे। हवा में ठंडक थी, सूरज उगने वाला था, लेकिन अकबर की भौहें तनी हुई थी। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे गायब हैं। आमतौर पर सुबह की हल्की रोशनी में भी कुछ चमकते तारे दिख जाते थे, लेकिन आज एक भी नहीं। अकबर, यह कैसे हो सकता है? कल रात तो सारे तारे चमक रहे थे और आज सुबह एक भी नहीं। थोड़ी देर बाद महल के सैनिक और मंत्री भी आ पहुंचे। मंत्री फैजी ने कहा, जहां पनाह, शायद बादलों ने ढक लिया होगा। अकबर, नहीं फैजी, मैं बादलों को भी पहचानता हूं। ये बादल नहीं, ये चोरी है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। आसमान से तारे चोरी, ये तो पागलपन है। लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर था। उस दिन का दरबार कुछ अलग ही था। सैनिक, व्यापारी, जासूस सब एक ही बात कर रहे थे। किसने चोरी किए तारे? अकबर ने सिंहासन पर बैठकर ऐलान किया, आज से यह मामला मेरी सल्तनत का सबसे बड़ा रहस्य है और इसे सुलझाने वाले को मिलेगा 100 सोने की थालियां। सारे दरबारी जोश में आ गए, लेकिन तभी अकबर ने कहा, अगर 3 दिन में तारे वापस नहीं आए तो सबसे पहले तुम्हारे वेतन काट दूंगा। दरबारी एकदम शांत हो गए। तीसरे दिन बीरबल दरबार में दाखिल हुए। चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथ में एक पुराना नक्शा। अकबर ने झट से पूछा, बीरबल, तुम कहां थे? पूरे शहर में हड़कंप मचा है और तुम गायब। बीरबल, जहां अपना, मैं गायब नहीं था, मैं तो तारों के निशान खोज रहा था। अकबर, क्या तारों के निशान? ये तो आकाश में होते हैं। बीरबल, जी हां, लेकिन अगर कोई उन्हें चुराए तो वो धरती पर ही जाएगा और उसके कदमों के निशान रह जाते हैं।
बीरबल ने नक्शा फैलाया और बोला, जहांपना, कल रात महल के पीछे के जंगल में कुछ अजीब रोशनी देखी गई। मैंने वहां जाकर देखा तो जमीन पर रजत, चांदी का चूर्ण बिखरा था और वो आसमान की तरफ चमक रहा था। अकबर, तो तुम्हारा मतलब चोर जादूगर है? बीरबल, शायद, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आसमान तक पहुंचने की चालाकी है। तारों की चोरी, बड़ी अजब कहानी। रात के अंधेरे में किसने ली जवानी? आसमान से उतरे चांदनी के पंख, चोर को पकड़ना अब है मेरे संग। बीरबल ने अकबर को एक छोटे गांव ले जाया। वहां के लोग कहते थे कि रात में आसमान से चमकते गोले उतरते हैं और पास के तालाब में गिर जाते हैं। जब बीरबल और अकबर वहां पहुंचे तो वाकई तालाब के किनारे अजीब चांदी जैसी चमक दिखाई दी। अकबर, ये तारे हैं? बीरबल, नहीं, ये उनका प्रतिबिंब है, लेकिन असली तारे कहां हैं ये मुझे पता है। रात में बीरबल ने जाल बिछाया। आधी रात को एक लंबा सा व्यक्ति जिसके कंधों पर पंखों जैसा यंत्र था आसमान में उड़ता आया और एक जादुई जाल फेंककर तारे खींचने लगा। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। चोर को पकड़ा गया। पता चला वो एक धूर्त खगोलविद, ज्योतिषी था जो कहता था, मैं तारों को बेचकर अमीर बनना चाहता था। लोगों को लगता कि मैंने आसमान से सौभाग्य खरीद लिया है। अंतिम मोड़। अकबर ने गुस्से में कहा, इसे जेल में डाल दो। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आसमान के तारे कोई भी नहीं चुरा सकता। ये सिर्फ हमारी आंखों और दिल में होते हैं। और अगले दिन जब आसमान साफ हुआ तो तारे फिर से चमकने लगे। पूरा शहर खुश हो गया और बीरबल के नाम पर बच्चों ने गीत गाए। बीरबल है चतुर, बुद्धि का बादशाह, हर मुश्किल में निकाले वो राह। तारे हो गायब या चांद हो रूठा, बीरबल के आगे कोई नहीं झूठा। बीरबल की सबसे खतरनाक परीक्षा जो दरबार से बाहर थी। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन माहौल अलग ही था। दरबार के बीचों बीच एक संदेशवाहक आया जिसने अकबर को एक बंद मुहर वाला खत दिया। अकबर ने मुहर तोड़ी, पढ़ा और भौहें चढ़ा दी। अकबर, गंभीर स्वर में, यह खत हमारे पड़ोसी राज्य के राजा भीमदेव का है। वो कह रहा है कि अगर बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है तो उन्हें एक दिन के लिए हमारे राज्य से बाहर आकर उसकी विशेष परीक्षा देनी होगी। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। ये तो चुनौती है, कहीं कोई साजिश तो नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, ये खेल खतरनाक हो सकता है। बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, अगर डर के कारण परीक्षा से भाग जाऊं तो बीरबल कहलाने का हक नहीं रखता। अगली सुबह बीरबल अकेले, बिना सैनिक, सिर्फ साधारण कपड़ों में भीमदेव के महल पहुंचे। राजा भीमदेव ने स्वागत के बजाय ताना मारा। भीमदेव, सुना है तुम अकबर के सबसे होशियार मंत्री हो। आज देखेंगे कि बिना दरबार, बिना राजा और बिना अपनी ताकत के तुम क्या कर सकते हो। भीमदेव ने पहला नियम सुनाया, तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। इनमें से कोई भी असफल हुई तो तुम यही कैद हो जाओगे। और सबसे इन परीक्षाओं का जवाब तुम्हें अपने दिमाग और हिम्मत से देना होगा, किसी की मदद से नहीं। भीमदेव ने कहा, तुम्हें हमारे शहर के सबसे बड़े बाजार से 100 सोने के सिक्कों की कीमत का सामान लाना है, बिना एक भी सिक्का दिए। बीरबल सोच में पड़ गए, लेकिन फिर मुस्कुराए। वे बाजार गए और दुकानदारों से बोले, मैं बादशाह अकबर का दूत हूं। आज मैं आपकी दुकान से जो भी सामान ले जाऊंगा उसका नाम कल सुबह हमारे दरबार में गूंजेगा और आपका नाम बादशाह के कानों तक पहुंचेगा। दुकानदार खुश हो गए कि उनका नाम बादशाह तक पहुंचेगा और उन्होंने सामान देना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में बीरबल के पास 100 सोने के बराबर सामान था, बिना एक पैसा दिए। जब भीमदेव ने देखा तो हैरान रह गया। भीमदेव, तुमने ये कैसे किया? बीरबल, जो भरोसा जीत ले
उसे पैसे की जरूरत नहीं होती। भीमदेव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें 3 लोगों में से असली चोर पहचानना है। ये तीनों तुम्हें अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे, जिनमें से 2 झूठ बोलेंगे और 1 सच। तीनों आए। पहला, मैं घर पर था, चोरी मैंने नहीं की। दूसरा, मैं चोरी के समय मंदिर में था। तीसरा, मैं चोरी के समय खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने तीनों से पूछा, अगर मैं कल आपको 1-1 सोने का सिक्का दूं तो आप क्या करेंगे? पहले ने कहा, मैं नया कपड़ा खरीदूंगा। दूसरे ने कहा, मैं मंदिर में दान करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं खेत में हल लगवाऊंगा। बीरबल ने तुरंत कहा, दूसरा चोर है। भीमदेव, कैसे? बीरबल, क्योंकि जो सच बोलता है वो तुरंत अपने जरूरत के हिसाब से जवाब देता है। दूसरा मंदिर में चोरी के समय था, तो वो मंदिर में दान क्यों करेगा? उसने ये सोचा कि धार्मिक जवाब दूं ताकि बच जाओ। दूसरा व्यक्ति डर के मारे सच कबूल कर बैठा। भीमदेव ने कहा, अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा, तुम्हें मेरी बेटी राजकुमारी देवयानी के सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम हारे तो यही रह जाओगे। राजकुमारी आई और मुस्कुराकर बोली, मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है? बीरबल ने बिना एक पल गवाए कहा, ज्ञान और प्रेम। राजकुमारी ने ताली बजाई, सही। भीमदेव ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तीनों परीक्षाएं सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं, तुम्हारी समझ, दिल और इंसानियत को परखने के लिए थी। तुम्हें देखकर अब मानता हूं कि अकबर तुम्हारे बिना अधूरे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, असली जीत वो है जिसमें सामने वाला दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर लौटे। मोरल, सीख, असली ताकत दिमाग, ईमानदारी और इंसानियत में है। हथियार से जीते हुए दिल डरते हैं, लेकिन समझदारी से जीते हुए दिल हमेशा साथ रहते हैं। बीरबल का वो खेल जो सिर्फ एक बार खेला गया। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। दरबार में आज हलचल थी। अकबर ने कल ही घोषणा की थी कि अगले दिन मनोरंजन दिवस मनाया जाएगा, यानी पूरे दिन दरबार में हंसी मजाक, खेलकूद और रोचक किस्से होंगे। अकबर हमेशा की तरह चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जो पहले कभी न हुआ हो, लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं आपको एक ऐसा खेल दूंगा जो इतना अनोखा होगा कि इसे आप जिंदगी में सिर्फ एक बार ही खेल पाएंगे। दरबारियों के कान खड़े हो गए। सभी के मन में सवाल, ऐसा क्या खेल होगा जो सिर्फ एक बार खेला जा सकता है? अगली सुबह दरबार में बीरबल एक बड़े लकड़ी के डिब्बे के साथ पहुंचे। अकबर, बीरबल, इसमें क्या है? बीरबल रहस्यमय मुस्कान के साथ, हुजूर, इसमें आज का खेल छुपा है, लेकिन याद रखिए, जो इसमें हिस्सा लेगा उसे इसे आधे में छोड़ने का अधिकार नहीं होगा। दरबारी कानाफूसी करने लगे। मंत्री 1, कहीं ये कोई खतरनाक खेल तो नहीं? मंत्री 2, बीरबल की चालें समझना मुश्किल है। बीरबल ने डिब्बा खोला। अंदर से 10 छोटे छोटे रेशमी थैले निकले, जिन पर नंबर लिखे थे 1 से 10 तक। बीरबल, नियम सरल है। 1, हर खिलाड़ी को एक थैला चुनना होगा। 2, थैले में या तो एक मिठाई होगी या एक चिट्ठी। 3, अगर मिठाई है तो खानी होगी वहीं, सबके सामने। 4, अगर चिट्ठी है तो उस पर लिखा काम करना होगा, बिना मना किए। 5, खेल खत्म तब होगा जब सभी थैले खाली हो जाएंगे। अकबर ने हंसकर कहा, तो इसमें कठिनाई क्या है? यह तो मजेदार लग रहा है। बीरबल, धीरे से, हुजूर, कठिनाई मिठाई में नहीं, चिट्ठी में है। पहला नंबर अकबर का निकला। उन्होंने थैला खोला। अंदर से एक चिट्ठी निकली। उस पर लिखा था, अपने पसंदीदा दरबारी को पीठ पर बिठाकर दरबार का एक चक्कर लगाए। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को पीठ पर बैठाया और दौड़ लगाई। बीरबल, मजाक में, हुजूर, बादशाह की सवारी का आनंद ही कुछ और है।
अब मंत्री महेशदास की बारी आई। थैले से मिठाई निकली, एक जलेबी। उन्होंने तुरंत खा ली और राहत की सांस ली। अगले दरबारी फकीर चंद को चिट्ठी मिली, दरबार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को गाना सुनाना। उन्होंने जैसे तैसे बेसुरी आवाज में गाना शुरू किया और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। धीरे धीरे चिट्ठियों के काम और अजीब होते गए। किसी को पगड़ी उल्टी पहनी थी, किसी को बीरबल की तारीफ में कविता सुनानी थी, किसी को दरबार में मुर्गे की तरह बांग देनी थी। अकबर की हंसी रुकी नहीं रही थी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि बीरबल की असली चाल अभी बाकी थी। आखिरी से पहले वाला थैला अकबर नहीं उठाया, क्योंकि वे खेल में इतना मजा ले रहे थे कि बार बार बारी ले रहे थे। इस बार चिट्ठी पर लिखा था, अपने सबसे करीबी सलाहकार से एक सच्चाई पूछो और उसे सबके सामने स्वीकार करो। अकबर चौंक गए, ये तो आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? बीरबल ने बिना झिझक कहा, हुजूर, आपकी सबसे बड़ी गलती है। गलती होने पर भी आप तुरंत नहीं मानते। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, सच कड़वा है, लेकिन आज मैं मानता हूं कि यह सही है। आखिरी थैला खुद बीरबल ने उठाया। उसमें चिट्ठी थी, खेल का असली मकसद सभी को बताओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह खेल सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं था। यह खेल लोगों को उनकी झिझक से बाहर लाने के लिए था। अक्सर हम सच बोलने या हंसी में खुद को हल्का करने से डरते हैं, लेकिन आज सबने देखा कि सच बोलना और हंसना दोनों रिश्तों को मजबूत करते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह खेल वाकई अनोखा था। इसे दोबारा नहीं खेला जाएगा, क्योंकि इसमें जो सच्चाई आज निकली वो दोबारा दोहराई नहीं जा सकती। मोरल, सीख, जिंदगी के खेल में जीतने से ज्यादा जरूरी है खुलकर हंसना और सच को अपनाना। जब बीरबल ने अकबर को अपना नौकर बना लिया। यह कहानी उस वक्त की है जब बादशाह अकबर अपने अहंकार के शिखर पर थे। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि हर दिल के शहंशाह है। उनकी एक नजर से सल्तनतें झुक जाती थी और उनके एक हुक्म पर तकदीरें बदल जाती थी। वो अक्सर बीरबल से मजाक में कहते, बीरबल, इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, इंसान, ईमान, वफादारी, हर चीज की एक कीमत होती है। बीरबल हमेशा मुस्कुराकर कहते, जहां पनाह आप इंसान को खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। आप उसे झुका सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं जीत सकते। एक दिन दरबार में इसी बात पर बहस छिड़ गई। अकबर ने गुस्से में कहा, हम तुम्हें चुनौती देते हैं बीरबल, तुम हमें कोई ऐसा इंसान लाकर दिखाओ जिसे हम अपने सोने चांदी से खरीद ना सके। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बड़ी विनम्रता से कहा, जहां पनाह ऐसा इंसान ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा काम जरूर दे सकता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता। क्या काम है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मेरे घर में एक बहुत जरूरी काम है। क्या आप एक दिन के लिए मेरा नौकर बनकर वो काम कर देंगे? बदले में मैं आपको वो दूंगा जो आपकी पूरी सल्तनत भी आपको नहीं दे सकती। यह सुनना था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाहिंद और एक नौकर, यह तो बीरबल की गुस्ताखी की हद थी। मुल्ला दो प्याजा जैसे दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा आज बीरबल का आखिरी दिन है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी ये जुर्रत बीरबल, हम शहंशाह हैं, कोई गुलाम नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूं। जहां पनाह आप शहंशाह हैं, इसलिए आप नौकर होने का सुख नहीं समझ सकते। आप हमेशा हुक्म देते हैं, कभी किसी का हुक्म मानते नहीं। मैं आपको एक दिन के लिए वो सुख देना चाहता हूं जो पैसे से नहीं मिलता, और अगर आपने मेरा यह काम कर दिया तो मैं आपको जो इनाम दूंगा उसका वादा रहा।
अकबर बीरबल की इस अजीब चुनौती में फंस गए। उनका अहंकार कह रहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन उनकी जिज्ञासा कह रही थी कि देखें तो सही बीरबल आखिर करना क्या चाहता है। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन याद रहे अगर तुम्हारा इनाम हमारे लायक न हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अकबर एक साधारण आदमी के भेष में बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने दरवाजा खोला और एक मालिक की तरह अदब से कहा, आओ अकबर, आज से तुम मेरे नौकर हो। तुम्हारा नाम होगा बख्तू। अकबर ने गुस्से से दांत पीस लिए, लेकिन वो चुप रहे। बीरबल ने उन्हें पहला काम सौंपा, बख्तू जाओ कुएं से 10 घड़े पानी भरकर लाओ। घर में पानी खत्म हो गया है। शहंशाह अकबर, जिन्होंने कभी अपने हाथ से पानी का एक गिलास नहीं उठाया था, रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं की ओर चले। उन्हें रस्सी खींचना नहीं आता था। बाल्टी बार बार कुएं में गिर जाती। उनके हाथों में छाले पड़ गए, माथे से पसीना बहने लगा। गांव की औरतें उन्हें देखकर हंस रही थी। अरे कैसा अनाड़ी आदमी है, एक बाल्टी पानी नहीं खींच सकता। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा रहा था। घंटों की मशक्कत के बाद जैसे तैसे उन्होंने 10 घड़े पानी भरा। वो थके हारे घर पहुंचे तो बीरबल ने दूसरा हुक्म दिया, बख्तू, हमारी गाय ने गोबर कर दिया है, जाओ उसे साफ करो और उपले बनाकर दीवार पर लगाओ। अब तो अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं शहंशाहीन और गोबर उठाऊंगा। लेकिन बीरबल का वादा और अपनी चुनौती याद करके वो चुपचाप काम करने लगे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार गोबर को हाथ लगाया। उसकी बदबू से उनका सिर चकरा रहा था। जैसे तैसे उन्होंने उपले बनाए जो बार बार टूट रहे थे। दोपहर में बीरबल ने आवाज लगाई, बख्तू, बड़ी भूख लगी है, जाओ बाजार से सौदा लाओ और खाना बनाओ। अकबर को सौदा सुलभ करना नहीं आता था। सब्जी वाले ने उन्हें सड़ी हुई सब्जियां पकड़ा दी। आटा गूंथते हुए उन्होंने सारा आटा जमीन पर गिरा दिया। रोटियां या तो जल गई या कच्ची रह गई। शाम तक शहंशाह अकबर की हालत एक हारे हुए सिपाही जैसी हो गई थी। उनका जिस्म दर्द से टूट रहा था, उनके हाथ पैर कांप रहे थे और उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वो जमीन पर बैठे हाफ रहे थे। तभी बीरबल उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने अपने नौकर बख्तूफ को नहीं बल्कि अपने दोस्त अकबर को देखा। उन्होंने एक गिलास ठंडा शरबत अकबर की ओर बढ़ाया। अकबर ने कांपते हाथों से गिलास लिया और एक ही सांस में पी गए। उस शरबत की मिठास और ठंडक जब उनके गले से उतरी तो उन्हें लगा जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बीरबल ने पूछा, कहिए जहांपनाह, आज का दिन कैसा रहा? अकबर ने भरी हुई आवाज में कहा, बीरबल, आज हमें पता चला कि शहंशाह होना कितना आसान है और एक आम इंसान होना कितना मुश्किल। हम तो सिर्फ हुक्म देते हैं, लेकिन उस हुक्म को पूरा करने वाले कितनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, इसका एहसास हमें आज हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अब आप मेरे इनाम के लिए तैयार हैं? अकबर ने कहा, हां बीरबल, हम अपनी हार मानते हैं। बताओ तुम्हारा क्या इनाम है? बीरबल उन्हें अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे में ले गए। कमरे में एक साधारण सी चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वो बीरबल की मां थी जो अपने आखिरी दिन गिन रही थी। बीरबल ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूं। फिर वो अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहांपनाह, मेरी मां की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले एक बार हिंदुस्तान के शहंशाह के हाथ से पानी पिए, लेकिन मैं उन्हें दरबार में लाकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। आज आपने एक नौकर बनकर एक बेटे की तरह मेरी मां की सेवा की है। आपने उनके लिए पानी भरा, उनके आंगन को साफ किया। बीरबल ने एक लोटे में पानी लिया
और अकबर को दिया। लीजिए जहांपनाह, अब एक शहंशाह बनकर नहीं बल्कि एक बेटे की तरह मेरी मां को अपने हाथों से पानी पिलाइए। अकबर की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत का सिर अपनी गोद में रखा, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी मां का रखते थे। उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शांति आ गई। उन्होंने अकबर के सिर पर हाथ फेरा और फिर धीरे से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अकबर वहीं बैठे रोते रहे। बीरबल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जहांपनाह, यही मेरा इनाम है। आज आपने एक ऐसी मां का आशीर्वाद पाया है जिसे आप अपनी पूरी सल्तनत की दौलत से भी नहीं खरीद सकते थे। आज आपने हुक्म देकर नहीं बल्कि सेवा करके किसी के दिल में जगह बनाई है। ये वो सुख है जो सिर्फ एक नौकर या एक बेटा नहीं पा सकता है, एक शहंशाह नहीं। अकबर ने उठकर बीरबल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें नहीं, हमारे अहंकार को हराया है। आज तुमने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ा शहंशाह वो नहीं जो हुक्म देता है, बल्कि वह है जो दूसरों की सेवा करना जानता है। आज से हम सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के भी लोगों के बादशाह बनेंगे। कहानी का नैतिक, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का नैतिक बहुत गहरा और मार्मिक है। सेवा का सुख सत्ता के सुख से बड़ा है। अकबर को सत्ता, धन और शक्ति का हर सुख प्राप्त था, लेकिन उन्हें वो आत्मिक शांति और सच्चा सुख तब मिला जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से एक मां की सेवा की। कहानी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने और सेवा करने से जो खुशी मिलती है वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर है। सहानुभूति और सम्मान कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। अकबर पैसे से इंसान खरीद सकते थे, लेकिन सम्मान और सच्चा आशीर्वाद नहीं। ये उन्हें तब मिला जब उन्होंने खुद को दूसरे की जगह पर रखकर उसकी तकलीफ को महसूस किया। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और हर व्यक्ति के काम का सम्मान करने की सीख देती है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अकबर का अहंकार उन्हें यह देखने से रोक रहा था कि एक आम इंसान का जीवन कितना कठिन होता है। जब उनका अहंकार टूटा तभी उनकी आंखें खुली और उन्हें जीवन का एक नया और गहरा अर्थ समझ आया। एक सच्चा सलाहकार आपको आईना दिखाता है। बीरबल ने अकबर को सिर्फ बातें नहीं बताई, बल्कि उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जिससे वो खुद सच्चाई देख सके। एक सच्चा दोस्त या गुरु वही होता है जो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए कड़वी सच्चाई का सामना कराने से भी नहीं हिचकिचाता। बीरबल और अकबर का एक ही दिन, दो अलग अलग जगहों पर। यह उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत पर था, लेकिन इस शानो शौकत के पीछे दरबारियों की आपसी जलन और सियासत की आग भी सुलगती रहती थी। सबसे ज्यादा जलन का केंद्र थे बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और बादशाह से उनकी नजदीकी मुल्ला दो प्याजा और उनके गुट की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। वे हर दिन एक ऐसी साजिश रचने की सोचते जिसमें बीरबल बुरी तरह फंस जाए और बादशाह की नजरों से गिर जाए। आखिरकार उन्हें एक ऐसा मौका मिल ही गया जो उनके हिसाब से अचूक था। एक सुबह दरबार में एक दूत पड़ोसी राज्य रामपुर से एक संदेश लेकर पहुंचा। रामपुर के नवाब का बादशाह अकबर के साथ गहरा दोस्ताना था। संदेश में लिखा था कि नवाब साहब की बेटी की शादी ठीक 5 दिन बाद है और वो चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर शहंशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल उनकी तरफ से निकाह के मुख्य गवाह बने। ये रामपुर और आगरा की दोस्ती के लिए एक बड़ा सम्मान था। अकबर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप हमारी सल्तनत की इज्जत है। आप जरूर रामपुर जाएंगे और हमारी तरफ से नवाब साहब की बेटी को आशीर्वाद देंगे। रामपुर आगरा से कम 2 दिन की तेज घुड़सवारी की दूरी पर था। आना जाना मिलाकर 4 दिन और 1 दिन शादी का। बीरबल का 5 दिन के लिए जाना तय हो गया।
जैसे ही ये ऐलान हुआ, मुल्ला दो प्याजा ने अपनी चाल चली। वो आगे बढ़े और अदब से झुककर बोले, जहांपनाह, आपकी दरियादिली की कोई मिसाल नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात है जो शायद आपके जहन से निकल गई। क्या बात है? अकबर ने पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, आज से ठीक 5 दिन बाद, जिस दिन रामपुर में निकाह है, उसी दिन बगदाद के खलीफा के खास दूत हमारे दरबार में पहुंच रहे हैं। ये मुलाकात पिछले 6 महीने से तय है और ये दोनों सल्तनतों के बीच एक बहुत बड़ी व्यापारिक संधि के लिए है। इस मुलाकात में आपके सबसे मुख्य सलाहकार का होना तो अनिवार्य है। अगर बीरबल यहां नहीं होंगे तो खलीफा के दूत इसे हमारी सल्तनत का अपमान समझ सकते हैं। यह सुनते ही अकबर सोच में पड़ गए। मुल्ला ने तीर निशाने पर मारा था। रामपुर के नवाब को जुबान दी जा चुकी थी और बगदाद के दूत का स्वागत भी सल्तनत की इज्जत का सवाल था। दोनों ही घटनाएं एक ही दिन थी और दोनों ही जगहों पर बीरबल का होना जरूरी था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे दरबारी समझ गए कि बीरबल अब फंस चुके हैं। अगर वो रामपुर जाते हैं तो राजधर्म का उल्लंघन करते हैं, अगर वो आगरा में रुकते हैं तो बादशाह के हुक्म और दोस्ती का अपमान करते हैं। दोनों ही सूरतों में उनकी गर्दन फंसनी तय थी। अकबर ने परेशानी में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ, यह कैसे मुमकिन होगा? तुम एक ही वक्त में 200 कोस दूर 2 अलग अलग जगहों पर कैसे मौजूद हो सकते हो? दरबारियों के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा, आज तो बीरबल की अक्ल का जनाजा निकल जाएगा। बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, आगे बढ़े और सिर झुकाकर बोले, आलम पनाह, जब हुक्म आपका हो और इस सल्तनत की हो तो आपका यह सेवक कुछ भी करेगा। आप चिंता न करें, मैं रामपुर में निकाह का गवाह भी बनूंगा और उसी दिन बगदाद के दूत के साथ संधि पर चर्चा भी करूंगा। दोनों काम वक्त पर और सही जगह पर होंगे। यह सुनना था कि दरबारियों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। ये तो पागल हो गया है, इसे जरूर कोई जिन्न वगैरह का साया है। मुल्ला ने अपने साथी के कान में फुसफुसाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने कहा, बस आप मुझ पर भरोसा रखें जहांपनाह। मुझे बस आपकी एक शाही मुहर, एक जोड़ी मेरे जैसे ही कपड़े और 2 सबसे तेज घोड़े चाहिए होंगे। अकबर ने बीरबल की अजीब मांग मान ली। अगले 4 दिन सब बेचैनी से देखते रहे। बीरबल रोज की तरह दरबार में आते, लेकिन कोई खास तैयारी करते नहीं दिखते थे। दरबारी हर पल का मजा ले रहे थे, ये सोचकर कि 5वें दिन बीरबल का क्या हश्र होगा। और फिर वो दिन आ गया। दृश्य 1, रामपुर का निकाह। रामपुर का महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। निकाह का वक्त हो रहा था। नवाब साहब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें बीरबल का इंतजार था। अगर वो नहीं आते तो ये उनकी दोस्ती का अपमान होता। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई और आगरा की शाही मुहर लिए एक दूत ने ऐलान किया, शहंशाह अकबर के मुख्य सलाहकार बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। सबने देखा, बीरबल अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने वही शाही लिबास पहना हुआ था जो वो खास मौकों पर पहनते थे। उन्होंने नवाब को गले लगाया, निकाह के गवाह के तौर पर दस्तखत किए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, दावत में शिरकत की और शाम होने से पहले ये कहकर विदा ली कि उन्हें बादशाह ने तुरंत वापस बुलाया है। नवाब साहब और रामपुर की पूरी अवाम बीरबल की कर्तव्यनिष्ठा देखकर नतमस्तक हो गई। दृश्य 2, आगरा का दरबार। ठीक उसी दिन दोपहर में जब बगदाद के दूत दरबार में पहुंचे तो अकबर का दिल बैठा जा रहा था। बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मुल्ला 2 प्याजा और उनके साथी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने रामपुर जाकर अपनी नौकरी दाव पर लगा दी है। जैसे ही दूतों को बैठने के लिए कहा गया और अकबर कुछ बहाना सोचने लगे, तभी दरबार का पर्दा हटा और बीरबल ने शांत भाव से प्रवेश किया। उन्होंने झुककर बादशाह और दूतों का अभिवादन किया। उनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था।
अकबर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। दरबारी हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने पूरी बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से संधि की ऐसी शर्तें रखी जिससे दोनों सल्तनतों को फायदा हो। बगदाद के दूत बीरबल की अक्लमंदी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संधि पर तुरंत मुहर लगा दी। शाम को जब दूत चले गए तो दरबार में जैसे भूचाल आ गया। यह कैसे हुआ? क्या बीरबल के पास कोई जादुई शक्ति है? क्या वो उठ सकते हैं? मुल्ला दो प्याजा ने डर और हैरानी में चिल्लाकर कहा, नहीं जहां पना, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये जरूर कोई मायावी है, कोई बहुरूपिया है। एक ही इंसान 200 कोस दूर एक ही दिन में कैसे हो सकता है? इसने जरूर काला जादू किया है, इसे कैद कर लीजिए। अकबर भी इसी उलझन में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल अब हमें सच सच बताओ, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? क्या तुम सच में दो हो? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। एक सिपाही अंदर आया। उसके साथ एक और शख्स था जो कदकाठी और सूरत में बीरबल से काफी मिलता जुलता था। उसने वही कपड़े पहने थे जो बीरबल ने दरबार में पहने थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं दो नहीं एक ही हूं और मैं पूरे दिन आपके साथ आगरा के दरबार में ही था। फिर उन्होंने उस दूसरे शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे चाचा के बेटे, मेरे भाई किशन हैं। ये सूरत में मुझसे मिलते जुलते हैं, लेकिन अक्ल में भी किसी से कम नहीं। रामपुर के नवाब को बीरबल का चेहरा नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर का प्रतिनिधि चाहिए था। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आपकी इज्जत और दोस्ती का मान रख सके। बीरबल ने अपनी योजना समझाई। मैंने किशन को 3 दिन तक सिखाया कि शाही दरबार में कैसे व्यवहार करते हैं, नवाब से कैसे बात करनी है। मैंने उसे शाही मुहर और अपने कपड़े देकर रामपुर भेजा। उसका काम सिर्फ वहां आपकी उपस्थिति दर्ज कराना और आपका आशीर्वाद देना था। वो काम उसने बखूबी निभाया। और जहां तक आगरा की बात है, बीरबल ने आगे कहा, बगदाद के दूतों से संधि के लिए मेरे चेहरे की नहीं, मेरे दिमाग की जरूरत थी। वो काम करने के लिए मैं खुद यहां मौजूद था। यह सुनकर मुल्ला और उनके साथियों के मुंह पर कालिक पुत गई। उनकी इतनी बड़ी साजिश को बीरबल ने इतनी सरलता से नाकाम कर दिया था। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। कहानी का नैतिक, मोरल ऑफ द स्टोरी, अकबर ने कहा, मान गए बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी इज्जती नहीं बचाई, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। इस कहानी का नैतिक बहुत गहरा है। समस्या का सही विश्लेषण, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम करेक्टली, बीरबल ने समझा कि दोनों जगहों पर बीरबल नामक व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। रामपुर को प्रतिनिधित्व और सम्मान की जरूरत थी, जबकि आगरा को बुद्धि और रणनीति की। उन्होंने समस्या को व्यक्ति से अलग करके देखा और उसका समाधान ढूंढ निकाला। संसाधनों का सही उपयोग, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, हर समस्या का हल खुद करने की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना जानता हो। बीरबल ने अपने भाई की क्षमताओं पर भरोसा किया और उसे सही जिम्मेदारी सौंपी। विचार व्यक्ति से बड़ा होता है। द आइडिया इज बिगर देन द इंडिविजुअल। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि उनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और भरोसे का प्रतीक है। उस प्रतीक को कोई भी योग्य व्यक्ति निभा सकता है। एक लीडर का लक्ष्य खुद को अपरिहार्य बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम और ऐसी टीम बनाना होना चाहिए जो उसके बिना भी काम कर सके। शांत दिमाग हर साजिश का जवाब है। अ काम माइंड इज द आंसर टू एवरी कंस्पिरेसी। जहां दरबारी अपनी साजिश की सफलता पर जश्न मना रहे थे, वहीं बीरबल शांत रहकर समाधान पर काम कर रहे थे। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जबकि शांत मन से सोची गई योजना हमेशा कामयाब होती है। उनकी उंगलियां कांप गई, धनुष पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। दशकों से शिकार कर रहे शहंशाह के हाथ पहली बार एक जानवर के सामने कांप रहे थे।
उनका सारा शौर्य, सारा अहंकार उस एक पल की करुणा के सामने पिघल गया। बीरबल धीरे से उनके पास आए और बहुत ही शांत आवाज में बोले, जहांपनाह, इतिहास में नाम लिखवाने के दो तरीके होते हैं, एक किसी खूबसूरत चीज को तबाह करके, और दूसरा किसी खूबसूरत चीज की हिफाजत करके। आज फैसला आपके हाथ में है कि आप इतिहास में एक शिकारी के तौर पर याद रखे जाना चाहते हैं या एक रक्षक के तौर पर। बीरबल के शब्दों ने अकबर के मन में चल रहे अंतर्द्वंद को समाप्त कर दिया। उन्होंने धीरे से अपने धनुष से तीर उतारा और उसे वापस तरकश में रख लिया। उन्होंने उस खूबसूरत परिवार को देखा जो अभी भी शांत खड़ा था। अकबर ने अपने घोड़े को मोड़ा और बिना एक शब्द कहे वापस डेरे की ओर चल दिए। जब वो डेरे पर पहुंचे तो सारे दरबारी हैरान थे। क्या हुआ जहांपनाह, शिकार नहीं मिला? मुल्ला ने पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, शिकार तो मिला, लेकिन शिकारी हार गया। अगले दिन आगरा के दरबार में एक नया फरमान पढ़ा गया जिसने मुगलिया सल्तनत में एक नए युग की शुरुआत की। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुक्म है कि आज से पूरी सल्तनत में किसी भी तरह के मनोरंजक शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। किसी भी मादा जानवर या उसके बच्चे का शिकार करना एक संगीन जुर्म माना जाएगा। ग्वालियर का वो जंगल जहां वन का देवता रहता है, आज से एक राजकीय अभयारण्य घोषित किया जाता है। वहां किसी भी इंसान को हथियार लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। यह फरमान सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर अपनी गद्दी से उठे, बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, वो हमारा आखिरी शिकार था बीरबल, और उस शिकार में हमने किसी जानवर को नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार और घमंड को मारा है। तुमने सही कहा था, सच्ची ताकत मारने में नहीं बचाने में है। कहानी का नैतिक, मॉरल ऑफ द स्टोरी, विस्तार से। इस कहानी का नैतिक बहुत गहरा और बहुआयामी है। सच्ची शक्ति करुणा में है, क्रूरता में नहीं। ट्रू पावर लाइज इन कंपैशन, नॉट क्रुएल्टी। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली बादशाहत या शक्ति किसी को मारने, झुकाने या तबाह करने में नहीं है। असली शक्ति किसी की रक्षा करने, जीवन देने और करुणा दिखाने में है। अकबर ने जब धनुष उठाया तो वो एक शिकारी थे, लेकिन जब उन्होंने धनुष नीचे रखा तो वो एक सच्चे शहंशाह बने, जिन्होंने अपनी प्रजा, जिसमें बेजुबान जानवर भी शामिल हैं, की रक्षा का धर्म निभाया। अहंकार का विनाश ही वास्तविक विजय है। द रियल विक्ट्री इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईगो। अकबर उस शिकार के माध्यम से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे जो उनके अहंकार का प्रतीक था। लेकिन उनकी असली विजय तब हुई जब उन्होंने अपने अहंकार को उस बेजुबान परिवार के प्रेम के सामने हारने दिया। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के घमंड, लालच और अहंकार से होती है। दृष्टिकोण का परिवर्तन, अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, एक ही चीज को देखने के नजरिए से उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। जब तक अकबर ने बारहसिंगे को एक शिकार या इनाम के तौर पर देखा, वो उसे मारना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनका दृष्टिकोण बदला और उन्होंने उसे एक पिता और रक्षक के रूप में देखा, उनके मन में करुणा जाग उठी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। प्रकृति का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, यह कहानी प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करने का एक प्रबल संदेश देती है। जानवर केवल मनुष्य के मनोरंजन या भोजन के लिए नहीं है। उनका भी परिवार होता है, भावनाएं होती है, और उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना इंसानों को। एक राजा का धर्म केवल इंसानों की ही नहीं बल्कि अपने राज्य के पर्यावरण और हर जीव की रक्षा करना भी है। एक सच्चे मित्र और सलाहकार का मूल्य, द वैल्यू ऑफ अ ट्रू फ्रेंड एंड एडवाइजर। बीरबल ने अकबर को सीधे सीधे रोका नहीं बल्कि उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाई। उन्होंने अकबर को स्वयं सत्य का अनुभव करने का अवसर दिया। एक सच्चा दोस्त या गुरु वो नहीं है जो आपको आदेश दे, बल्कि वह है
जो आपको सही और गलत में फर्क करने के लिए प्रेरित करे और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। बीरबल की भूमिका इस कहानी में एक सलाहकार से बढ़कर एक आध्यात्मिक गुरु की थी। ये अकबर और बीरबल का आखिरी शिकार इसलिए था क्योंकि इस घटना ने शिकार के प्रति उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। ये केवल एक जानवर को जीवन दान देने की कहानी नहीं, बल्कि एक महान सम्राट के हृदय परिवर्तन और उसके ज्ञानोदय की कहानी है।